सुनो भाई, देखो हमारे पास ये जो अगली बुक है जो कंपनी अकाउंट है उसके अंदर ना हम जो शुरू करने वाले हैं हमारे पास मतलब कि जो देखो जो सेकंड बुक बोलते हैं इसको। पहली बुक हमारी पार्टनरशिप वाली है, दूसरी बुक हमारी कंपनी अकाउंट की। जो कंपनी अकाउंट की जो हमारे पास बुक है ना, उसमें जो पहला चैप्टर है हम उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वो हमारे पास है। और कंपनी अकाउंट से पहले हम उसकी भाई ध्यान रख के चलना, पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। बिना थ्योरी के हम कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप के अंदर ना, तुम्हें पहले मैंने पार्टनरशिप का मतलब बताया था। ठीक है, और 11th क्लास में जो ये बोलो अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप था, मैंने तुम्हें उसका मतलब बताया था। उसी सेम तरीके से हमारे पास जो कंपनी अकाउंट्स की बुक है, पहले हमें कंपनी का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, कंपनी का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद ना उसके कुछ कुछ और टर्म्स वगैरह हैं। ठीक है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके आगे जो अगर हम बात करते हैं ना भाई, वो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो भी चीजें होती है, जैसे मान के चलो हमारे पास शेयर होल्डर कौन होते हैं, मेंबर कौन होते हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंपनी कि जो कंपनी हमारे पास है टोटल कितने टाइप्स की होती है। बस हमारी जो हमारे पास कंपनी है कितने टाइप्स की होती है, वो सारी सारी बातें करेंगे। तो ऐसी जितनी बातें हैं वो सारी सारी करेंगे, उसके बाद जाके हमारे पास चैप्टर हमारा शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जो चैप्टर है वो हमारे पास है कंपनी अकाउंट्स है, जो मेरे पास अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। सबसे पहली बात करते हैं हमारे पास मीनिंग ऑफ कंपनी। भाई कंपनी का एक्चुअल में मतलब क्या हो जाता है, बात समझ क्या बता रहा हूं मैं। जो कंपनी है उसका मतलब क्या है। ठीक, तो भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले सब ना मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कि अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। भाई हम बात करते हैं, पहला क्या बोला मैंने, कंपनी क्या होती है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। ठीक है, मतलब कि कुछ पर्सन है, उनका एक तरीके से मान लो ग्रुप है। बात समझ आ रही है मैंने क्या बोला। कंपनी क्या होती है हमारे पास, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, कुछ पर्सन है उनका हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद A company is an association formed and registered under the Companies Act। भाई देखो उसके बाद क्या मैंने क्या बोला, A company is an association of person formed, भाई मतलब कि बनी होती है। भाई ध्यान रख चला, कंपनी को पहले बनाते हैं उसके बाद एंड रजिस्टर्ड, भाई इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। किसके पास कराते हैं, रजिस्टर जो रजिस्ट्रार है ना उसके पास जाकर करवाना। जैसे मान लो कि तुम जहां पे कंपनी खोलोगे ना, उस एरिया का जो रजिस्ट्रार होता है, तुम जहां पे कंपनी खोलते हो उस एरिया का जो भी रजिस्ट्रार है उसके पास जाके तुम्हें कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है भाई सुनो, जो मेरे पास ना ये जो मैं अंडर द कंपनीज एक्ट है, सुनो अभी जो हमारे पास कंपनीज एक्ट चल रहा है 2013 चल रहा है। ठीक है, इससे पहले बहुत ही पुराना था, 19 समथिंग वाला कोई एक्ट था। ठीक है, वो वाला एक्ट है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है कि इट इज अ लीगल पर्सन। सबसे पहली बात करते हैं भाई लीगल पर्सन क्या होता है। लीगल पर्सन का मेरे पास मतलब होता है कि विच इज फॉर्म्ड बाय लॉ। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने बनाया। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें 11th क्लास के अंदर, फिर जो 11th क्लास में मैं तुम्हें जब बताया था कि लीगल पर्सन क्या होता है, तो लीगल पर्सन का मतलब है कि भाई जब भी हम किसी अपनी फर्म को या कंपनी को कहीं पे जाके रजिस्टर करवा लेते हैं, रजिस्ट्रार के पास जैसे हम रजिस्टर करवा लेते हैं ना, तो एक नया पर्सन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, क्या होता है मेरे पास, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। बात समझ में आ रही है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है भाई, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का सिंपल सा एक ही मतलब निकल के आता है कि एक ऐसा पर्सन जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका अस्तित्व है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। ठीक है, जिसका फिजिकल मतलब कि एक तरीके से मान के चलो वो इंसान के रूप में नहीं है, नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। बातें तो लगी। वो क्या हमारे पास एक लीगल पर्सन है, वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ मतलब कि जो नॉर्मल एक्टिविटी वो नहीं, जैसे मान लो कि वो लोन ले सकता है, ठीक लोन दे सकता है, किसी पे केस कर सकता है और उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। पास में आ रही है। और इसी तरीके से भाई और बहुत सारी बातें होती है इसके अंदर। तो जैसे मान लो कि प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसका बैंक बैलेंस हो सकता है, उसके नाम का अकाउंट हो सकता है, ये सारी की सारी चीज हो सकती है। बस वो जो हमारी जो डेली की एक्टिविटी होती है ना, मॉर्निंग एक्टिविटी जितनी है वो सारे नहीं कर सकता, जॉगिंग वगैरह फ्रेश फ्रेश ये सब बस ये नहीं कर सकता, और नॉर्मल चीज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया मेरे पास कि इट इज अ लीगल पर्सन नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। भाई क्या इसका नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, भाई इसका जो फिजिकल मतलब कि अगर बात करते हैं ना, इसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो कंपनी है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने का मतलब मेरे पास क्या आता है, देखो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, इसका मतलब ये होता है उसका कोई शरीर नहीं है। ठीक है, कंपनी बन गई तो भाई डॉक्यूमेंट के बेस पे बन जाती है, हाँ भाई कंपनी बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि एंड हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर और शेयर होल्डर, मतलब कि
जो अगर हम ऐसा बोल देना कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैंने क्या बोला कि कंपनी डू नॉट हैव मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब कि उसका कोई शरीर नहीं है। बात समझ में आ गई? तुम सबके मन में एक बात है भाई, बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग भी तो उसका है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कंपनी जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग है, ठीक है, उसका ऑफिस वगैरह, और जरूरी नहीं कि ऑफिस हो। लोग ना क्या करते हैं, ऑनलाइन कंपनी चला रहे हैं, तो कुछ हुआ क्या, उसका ऑफिस नहीं हुआ ना, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, पहले बता दिया मैंने कि लीगल पर्सन है, नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल का मतलब है अपने मेंबर से वो अलग है। बात हमारी, अपने मेंबर, शेयर होल्डर, पार्टनर जो भी होता है ना, उन सबसे अलग है। इस भाई इसका मतलब क्या होता है, मैं नॉर्मल सी भाषा में बोल रहा हूँ, अपने ऑनर से अलग है, अपने मालिक से अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो अब ना तुम्हें इसके अंदर जो और जो बातें समझनी है वो क्या है समझो। भाई सिंपल सी बात मेरे पास ये हो जाती है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है अगर हमारे मेंबर मर गए या जिंदा है, ठीक, हमारे जो मेंबर है वो मरे, जिंदा है, फिर छोड़ के चले जाए, अपने शेयर्स वगैरह बेच दे, भाई उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं आगे दो दिन थोड़ा इधर बैठ, सबसे इधर बैठ जाओ, दो दिन इधर बैठ जाओ, वो एक ही तरफ हो जाता है ना, तो फिर वीडियो का सब फर्क पड़ेगा। तो अब सुनो, तो पहले ये वाली बातें पता लगी क्या बता रहा हूं मैं, उसके बाद समझो। मेरे पास अगला लिखा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने नीचे लिखवा रखा है कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। तो एन आर्टिफिशियल पर्सन, भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक, क्या है इसका मतलब कि एन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर, भाई अपने मेंबर से वो अलग है। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसकी बात कर दूं ना कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, तो एन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से वो अलग है। बात समझ में आई? उसका मेंबर कहीं और है और वो कहीं और, ठीक है, मतलब कि दोनों दोनों क्या अलग अलग है। उनको बस कुछ पैसों का मतलब होता है और कुछ मतलब नहीं होता, ठीक। अब मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूँ कि भाई देखो अगला कह रहा है कि इट नॉर्मली हैज अ शेयर, मतलब कि मेरे पास क्या है कि इट नॉर्मली हैज अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर। देखो भाई हम बात करते हैं कि जो एक कंपनी होती है ना, उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई सी भी जो कंपनी होती है, अच्छा मुझे बताओ कि ये जैसे मान लो कि जो रिलायंस कंपनी है, सुना है ना, अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है, वो कितनी, तो एक बार तुम ना रिलायंस कंपनी की नेटवर्थ पता लगा लेना, ठीक है। भाई बताओ कि अकेला सिर्फ एक जने के पास इतना सारा पैसा हो गया, अकेला तो होगा नहीं, भाई करोड़ों बोल सकते हैं, फिर लाखों लोग ना उसमें पैसा लगाते हैं अपना। बस मानिए, जब कंपनी शुरू होने वाली थी ना, तो कंपनी के शुरू होने से पहले कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा मांगती है। बस में आ रही है? कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा मांगती है। वो बताऊंगा कि भाई पब्लिक से कंपनी पैसा कैसे मांगती है। तो एक ना डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, क्या होता है डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस होता है। वो प्रोस्पेक्टस एक तरीके से मान लो एडवर्टीजमेंट होता है कि तुम हमारी कंपनी में आके पैसा लगाओ, ठीक है। बस में जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या है भाई कि एक तरीके से मान लो पैसा होता है, मतलब जो प्रोस्पेक्टस है ना, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करना होता है, और उसके अंदर लिखा होता है कि भाई तुम हमारी कंपनी में आके पैसा लगाओ, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस के अंदर ना वो सारी की सारी बात लिखी होती है जिस चीज के लिए कंपनी तुम्हारा पैसा यूज करेगी। बात समझ में आ रही है? उस प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सारी की सारी बात लिखी होगी जिसके अंदर, मतलब कि जिस जिस बिजनेस के अंदर वो कंपनी इन्वॉल्व है। बातें बोले क्या बता रहा हूं मैं, वो कंपनी तुम्हारा पैसा किस चीज के लिए यूज करेगी, वो सारी की सारी बात उस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है, कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सारी की सारी बातें लिखी होती है। तो मैंने क्या बोला, इट इज कह रही इट नॉर्मली हैज अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट कॉल्ड शेयर। देखो होता क्या है हमारे पास कि ये जो कंपनी के जो कंपनी ने स्टार्टिंग में जो पैसा लिया होता है ना, कंपनी जो पब्लिक से जो पैसा लेती है, ठीक है, ये जो पैसा ले रही है ना, तो हर एक इंसान ने कुछ कुछ पैसा दिया होगा, ठीक है। तो उस जो पैसा दिया है ना उसको शेयर बोलते हैं। बस में आ रही है? कंपनी क्या करती है, मान के चलो मैं तुम्हें नॉर्मल से अमाउंट बोल रहा हूँ कि कंपनी मान लो 10,000 करोड़ की है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कंपनी कितने की है, 10,000 करोड़ की टोटल कंपनी है। तो कंपनी ने क्या किया, उसको 10,000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कंपनी ने अपने पैसों को 10,000 पार्ट में डिवाइड किया, बोला कि भाई एक शेयर 1 करोड़ का, नहीं ऐसा ऐसे होगा ना, ठीक है, एक शेयर 1 करोड़ का, 10,000 करोड़ है ना, तो एक शेयर कितने का होगा, 1 करोड़ का। मतलब कि अगर किसी एक इंसान को हमारी कंपनी में एक शेयर चाहिए, मतलब कि हिस्सा चाहिए,
ठीक है, तो उसको पहले 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये इतनी बात समझ में आई पहले। अब सुनो, पहले क्या होता था, मतलब कि बहुत पहले पहले ही ऐसा हुआ करता था कि ये जो शेयर का जो अमाउंट है ना, ये जो शेयर का जो अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा करके देना होता था। बस समझ आ रही है, वो क्या कि थोड़ा थोड़ा करके देना होता था। लेकिन अब क्या होता भाई, पूरा के पूरे पैसे एक साथ लेते हैं। बस समझ में आई। पहले क्या होता था कि जो पैसे हैं भाई वो थोड़ा थोड़ा करके लेते थे, लेकिन अब क्या होता है, पैसे एक बार में जाते हैं। मैं तुम्हें इसके बारे में हल्का सा बता रहा हूँ क्या होता है, वो जो बाकी है ना वो आगे बताऊंगा। ठीक है, सुनो, ये जो पैसे थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं ना, ये किस तरीके से होता है। सबसे देखो, पहला स्टेप क्या होता है, जब कंपनी पैसों को थोड़ा थोड़ा करके लेती है, कंपनी जब शेयर के पैसों को थोड़ा थोड़ा करके लेती है उसको क्या बोलते हैं, पहले ये समझना है हमें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात बताता हूँ, जैसे मान के चलो, मान लो मुझे चाहिए रिलायंस कंपनी का शेयर। मुझे क्या चाहिए भाई, जो रिलायंस कंपनी है मुझे उसका शेयर चाहिए। ठीक है, अगर मुझे रिलायंस कंपनी का शेयर चाहिए तो सबसे पहले मैंने उसको लिखूंगा एक एप्लीकेशन। क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन तो लिखूंगा ना। तो बोलूंगा भाई मुझे तुम्हारी कंपनी का एक शेयर चाहिए, मुझे तुम्हारी कंपनी की सारी टर्म एंड कंडीशंस मंजूर है। ठीक है, मैं तुम्हारी जो जो भी तुम्हारी बात है ना, मैं उनसे एग्री करता हूँ। अच्छा, अब ना अब ऑनलाइन होता है, पहले ऑनलाइन, पहले परचेज होता था, अब होता है ऑनलाइन। ठीक है, वो जब भी तुम शेयर परचेज करोगे ना, वो पूरा पूरा जो प्रोस्पेक्टस है ना पूरा नीचे आ जाएगा। उसमें टिक करोगे ना कि आई एग्रीड विद योर एग्रीमेंट, ऐसा लिखा होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं बहुत सारे, उस एप्लीकेशन में लिखा होता है भाई आई एग्री। ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो भी उन कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है तुम उससे एग्री करते हो। ठीक है, तो ये वाली पहले बातें बता रही, क्या बोल रहा हूं मैं, तो मेरे पास वही चीज है। सबसे पहला जो पैसा है ना, जब हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, बात समझ आ रही है, मैं क्या बता रहा हूँ, पहले कैसा होता था, जो पहले होता था ना, सबसे पहले हमारे पास पैसे किसके आते थे भाई, एप्लीकेशन के पहले पैसे जाते थे। ठीक है, पहले कौन सा पैसा चला गया, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का पैसा गया, एप्लीकेशन का पैसा जाने के बाद कंपनी वालों को एप्लीकेशन मिला, अच्छा ये शेयर लेना चाहता है। ठीक है, कंपनी उनको शेयर अलॉट कर देती है। अलॉट करने का मतलब उनके नाम पे कर देती है। बात समझ में आ गई। लेकिन जब वो कंपनी उसके नाम पे शेयर को अलॉट करेगी, बात समझ में आ रही है, अलॉट वर्ड का मतलब पता लग रहा है, उसके नाम पे कर देना। ठीक है, पहले कंपनी का जो शेयर है वो किसी के नाम पे नहीं था। ठीक है, कंपनी का जो शेयर है वो पहले किसी के नाम पे नहीं था, लेकिन जैसे ही ना एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन की मनी आ गई पहले। बात समझ, एप्लीकेशन के साथ हमें थोड़े पैसे भेजने होते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब कंपनी के पास वो एप्लीकेशन पहुंच गया, कंपनी के पास जब एप्लीकेशन पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या होता है कि भाई वो ना कंपनी देखती है, अच्छा इसको शेयर चाहिए। ठीक है, कंपनी उसको शेयर अलॉट कर देती है। क्या करती है, उसको अलॉट करती है। अलॉट करने का मतलब क्या है, उसके नाम पे कर देती है। बातें पता लगी, लेकिन पूरी तरीके से नाम पे नहीं करती। बात समझ में आ गई, समझ में आई बात, पूरी तरीके से नाम नहीं करती। मैं तुमसे बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपए बोले ना मैंने, तो मान के चलो कि भाई उसने एप्लीकेशन पे बोला, भाई एप्लीकेशन पे पहले तुम्हें जो पैसे देने वो 10 लाख रुपए देने, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर तुम एप्लीकेशन भेजोगे तो 10 लाख रुपए साथ में भेजोगे। ठीक है, मैं सिर्फ एक जने का लेके बता रहा हूँ, किसी एक जना, मैं अपने को लेके चल रहा हूँ ना कि मुझे क्या कंपनी के शेयर चाहिए। अगर मुझे कंपनी के शेयर चाहिए, मैं करूंगा भाई कि उस कंपनी को एप्लीकेशन दूंगा। कंपनी ने बोल रखा है अगर तुम एप्लीकेशन भेजोगे, प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा कि अगर तुम एप्लीकेशन भेजते हो हमारे पास तो तुम्हें 10 लाख रुपए देने, तभी हम तुम्हारे नाम पे अलॉट करेंगे। अब फिर जाके दूसरा बोला, हम तुम्हारे नाम पे तभी अलॉट करेंगे। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन होता है ना, वो पहले से बुक करना होता है। पहले से बुक करना होता है भाई, इतनी बड़ी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, फिर मान लो कोई सी भी कंपनी होती ना, तो उसका क्या है कि भाई मान के चलो शेयर खरीदना ही खरीदना होता है। मान लो कोई सी कंपनी है, तो वो पहले कंडीशन रख देती है कि भाई तुम्हें अगर हमारे शेयर चाहिए तो पहले बुक करो। बुक कैसे करोगे, एप्लीकेशन देके बुक कर लिया। बुक करने के बाद जब हम तुम्हें शेयर अलॉट करेंगे ना, तो अलॉटमेंट के टाइम पे, मैंने क्या बोला, अलॉटमेंट के टाइम पे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो पहला पैसा कब जाता है, एप्लीकेशन पे। दूसरा पैसा कब जाता है, अलॉटमेंट पे, मतलब कि जब कंपनी अपने शेयर को उनके नाम पे अलॉट कर देगी। अलॉट करेगी भाई, उस टाइम पैसा जाता है वो जितना, चलो मैं ऐसा बोलूं कि भाई उसने बोला 40 लाख रुपए जाएंगे, 10 लाख पैसा चलेगा एप्लीकेशन पे, अब कितने जाएंगे, 40 लाख। तो बातें बता दी, पहला पैसा कहाँ गया, एप्लीकेशन पे, दूसरा कहाँ गया, अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें बातें समझनी है भाई, वो समझो क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बता दिया मैंने। अब कंपनी ने बोला है, मतलब कि पहले कंपनी का ये रूल था, कंपनी ने ये बोला कि अच्छा एक बात और भाई, हम ना कंपनी का पुराना पढ़ेंगे, जो शेयर अलॉट करना हम पुराना तरीका पढ़ेंगे, नए वाला नहीं पढ़ रहे। नए वाले के भी क्वेश्चन आते हैं एक आध, लेकिन हम ज्यादा पुराना वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनो भाई, मैंने ये बोला
अगली बात ये आती है कि कंपनी ने बोला देख भाई बात ऐसी है, मैं तेरे को अलॉट कर दिया शेयर, बात समझ में आई क्या बोला, मैंने तेरे को शेयर अलॉट कर दिया, लेकिन अब जो बाकी के जो पैसे हैं ना, जो बाकी के पैसे हैं हम तेरे से 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा भाई बता कब कब देने हैं, बात समझ में आ रही है। मैंने बोला कि बता भाई कब कब देने हैं, कंपनी ने मेरे से बोला कि जो बाकी के जो 50 लाख रुपए हैं मैं तेरे से 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाऊंगा। ठीक, तो अब मैंने पूछा बता भाई कब कब देने हैं, तो बोला मेरे से मत पूछ, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, फिर नॉर्मल सी बात है लिखा ही होगा। तो उसने बोला कि भाई देख, जब भी मैं तेरे पास पहली कॉल करूंगा, फर्स्ट कॉल, ठीक है, जब मैं तेरे पास पहली कॉल करूंगा तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे जैसे मैं तेरे पास पहली कॉल करूंगा तुझे उस पहली कॉल के हिसाब से पैसे देना होगा। मान लो कि पहली कॉल में लिखा हुआ है 10 लाख, वैसे ना ज्यादातर मेंशन करते नहीं है, ठीक है, तो पहली कॉल में कंपनी ने बोला देख तेरे पास जैसी पहली कॉल आएगी ना तो हम तेरे को बता देंगे कि तेरे को पैसे कब देने हैं, उसके लिए टाइम देते हैं वो सब। मान लो कंपनी वालों ने आज कॉल करी कि भाई, कंपनी वालों ने कॉल करी मेरे पास कि 10 लाख रुपए अब तुम्हें देने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो हमें 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। बात समझ में आ गई, मैंने क्या बोला कि वो 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, तो 1 हफ्ते में तुम 10 लाख रुपए दे दो। ठीक, फिर बोला भाई जब मैं तेरे को दूसरी कॉल करूंगा फिर तुम्हें को देगा 20 लाख रुपए, कितने देगा 20 लाख रुपए, तो 80 लाख पहुंच गए। अब कह रहे कि जब मैं तेरे को फाइनल कॉल करूंगा, मैंने देखो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फिर फाइनल कॉल, और जरूरी नहीं कि 3, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और फोर्थ कॉल। बातें तो अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 कॉल भी हो सकती है, मतलब अपने हिसाब से कितनी भी कॉल हो सकती है, कितनी बातें तो लग गई। तो भाई मेरे पास ना यही बातें आती है, जो फाइनल कॉल होगी ना, फाइनल कॉल के टाइम पे वो कंपनी पूरे का पूरा शेयर को उसके नाम पे पूरा कर देगी। बात समझ में आ गई, फाइनल कॉल जैसी होती है हो जाती है ना, फाइनल कॉल के होते ही कंपनी उस शेयर पूरा उसके हैंड में दे देगी, भाई अब इस पे तेरा राज है, तेरे को जो करना है कर। बातें तो लग गई। अब ना किसी के मन में एक बात है कि अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए, मान के चलो चलो ठीक है पहले अलॉटमेंट कर दिया, वैसे पता है अलॉटमेंट के टाइम पे ही ना आधे से ज्यादा जो राइट है ना उस पे, कब जो शेयर पे राइट है वो मेरे पे आ जाएगा। मान के चलो मैंने पहले एप्लीकेशन दिया फिर अलॉटमेंट दिया, मैंने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए ही नहीं, उसे डेट निकल गई मैंने नहीं दिए, बस नहीं, पैसों की डेट निकल गई मैंने दिए नहीं पैसे। उसके बाद ना क्या हुआ, उसने सेकंड कॉल पे कॉल की, भाई देख बात ऐसी है तूने फर्स्ट कॉल दी नहीं थी, तो सेकंड कॉल पे फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के दोनों पैसे मिला के दे दे। ठीक है, मैंने वो भी नहीं दी। ठीक है, शेयर तो मेरे नाम पे आ गया ना, ठीक है शेयर मेरे नाम पे आ चुका है। उसके बाद भाई मैंने फिर भी पैसे नहीं दिए, कंपनी बोली तेज चल रहा है, ठीक है, कंपनी बोली मेरे से तेज चल रहा है तेरे नाम पे कर दिया तो तू पैसे दे नहीं रहा, कंपनी ने मेरे शेयर को कैंसिल कर दिया। बस नहीं, कंपनी ने मेरे शेयर को कर दिया कैंसिल, उसने जो मैंने उसको 50 लाख रुपए दिए थे ना उसने अपने पास रख लिया। बस नहीं, ऐसे ही करती है कंपनियां, ठीक है, जो 50 लाख रुपए जो थे कंपनी ने अपने पास रख लिए, बोला तेरा शेयर गया भाड़ में, अब तू भी जा फिर। उसने क्या कहते मेरे शेयर में जो मेरे नाम पे शेयर था ना उसको कर दिया कैंसिल, अब भाई तेरे नाम पे कोई शेयर नहीं है। ठीक है, ये जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर बोला ना मैंने इसको, बस हमारी शेयर कैंसिल किया ना, इसको हम नई भाषा में बोलेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर। क्या बोलेंगे, फॉर फीचर, थोड़ा वर्ड ध्यान रख के चलना, ठीक है, आगे बताऊंगा वैसे मैं। तो मैंने क्या बोला, फॉर फीचर ऑफ शेयर बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, फॉर फीचर ऑफ शेयर, पता लगा, जो शेयर कैंसिल करना होता है क्या बोलते हैं इसको, फॉर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो भाई, अब ना मैं तुम्हें एक और आगे बात बताता हूं। अब जो कंपनी ने जो शेयर जो कैंसिल कर दिया, कंपनी ने जो शेयर कैंसिल किया, कंपनी क्या करेगी इसको, कंपनी क्या करेगी, इसे वही रखेगी तो अपने पास है नहीं, उसको टोटल 10 मतलब कि जो कितने 10,000 शेयर उसको टोटल अलॉट करने हैं, मतलब कि पब्लिक को देने देने टोटल। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास है एक जो आ गया, अब भाई उसको दोबारा रीसेल कर देगी, ठीक है, उसको दोबारा इशू करेगी। अच्छा मैं जो बेचना बोल रहा हूँ ना इसको इशू करना बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, पहले शेयर के बारे में पता लगा क्या क्या होता है और शेयर पे पैसे कैसे आते हैं। ठीक है, एक होता है इंस्टॉलमेंट में पैसे आएंगे और दूसरा एक साथ आएंगे पैसे। बातें तो लगी, मैंने क्या बोला, पैसे दो तरीके से आते हैं, एक कैसा आएगा भाई, एक आएगा इंस्टॉलमेंट में और दूसरा कैसे आएगा, वो आएगा एक साथ। ठीक है, इसको एक साथ को बोलेंगे एट पार, क्या बोलेंगे, एट पार बोल देंगे। ठीक है, ये सारी थ्योरी बाद में तुम्हें लिखी हुई मिल जाएगी। तो इतनी बात पता लगी, तुम्हें क्या क्या पता लगा, एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद तो मैं क्या बताऊंगा, फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, फोर फीचर के बाद जो शेयर मेरे पास आ गया उसको मैं दोबारा से इशू करूंगा पब्लिक को, ठीक है, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर। पहले एक बार इशू किया, पहले एक बार इशू किया था ना मैंने स्टार्टिंग में, उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, मतलब कि मैंने पैसे नहीं दिए कंपनी को, ठीक है, मैंने अगर पैसे कंपनी को नहीं दिए, कंपनी ने मेरे शेयर को कैंसिल कर दिया, मतलब कि फोर फीचर कर दिया, फोर फीचर करने के बाद कंपनी ने क्या किया, उसको दोबारा से बेच दिया, बात समझ में आ गई, कंपनी ने उसको दोबारा से इशू कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, री इशू। ये बात समझ में आ गई। तो मैं क्या ध्यान रख के चलना है, कंपनी जो पैसे मंगाती है दो तरीके से मंगा सकती है पैसा। पहला तरीका क्या हमारे पास, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या होता है, एट पार पे, ठीक है, एक साथ सारे पैसे मंगवा लिए, बात समझ आ गई। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब सुनो, तो तुम्हें शेयर के बारे में पता लगा, क्या द ऑनर ऑफ विच आर नोन एज मेंबर और शेयर होल्डर। भाई एक शेयर का जो मतलब कि ऑनर होता है ना, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, एक जो शेयर है उसका जो ऑनर है, ठीक है, द ऑनर ऑफ विच आर नोन एज मेंबर और शेयर होल्डर। एक जो मेरे पास क्या है कि देखो, जो शेयर है ना, शेयर जिसने खरीदा है या तो उसको मेंबर बोल दो या फिर शेयर होल्डर, हम क्या बोलेंगे उसको, शेयर होल्डर या मेंबर, दोनों में से कुछ भी बोल दो, तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगली बात, अच्छा अभी तक ना मैं जो पढ़ रहा बता रहा हूँ वो मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसी के बारे में बता रहा हूँ। मेरे पास क्या है कि इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ मेंबर डज नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब सिर्फ ये है, इंसॉल्वेंसी मतलब कि जो अगर जो मेंबर है या फिर जो शेयर होल्डर है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, पूरा मान लो बैंक करप्ट हो गया, पूरा दिवालिया निकल गया उसका, ठीक है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया ये मान लो, या फिर मर गया वो, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई या फिर मर गया वो, ठीक है। तो इस केस में भाई क्या लिखा है, इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ मेंबर डज नॉट इफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। मतलब कि अगर कोई मर जाता है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी, बात समझ आ गई। अच्छा अगर सारे मेंबर मर गए तो, सारे मेंबर मर गए क्या, नहीं देखो मैं बोला कि एक, तुम सोचोगे ठीक है एक जना मरे क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं सारे मेंबर मर गए, सो मान लो 10,000 मेंबर थे, 10 के 10,000 मेंबर मर गए, अब क्या होगा, जो उनके बच्चे वगैरह होते हैं ना वो शेयर उनके नाम पे चले जाते हैं, ठीक है। तुम ना ये क्या है कि लॉ के अंदर पढ़ोगे आगे जाके, सुनो, तो ये वाली बातें तो लग गई। उसके बाद कह रहा कि इट मींस द कंपनी कंटिन्यूस, इट मींस द कंपनी कंटिन्यूस इवन अ मेंबर बिकम इंसॉल्वेंट और डाइज, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर कंपनी, देखो अगर जो मेंबर है ना हमारे पास, देखो इसका मतलब इट मींस कंपनी कंटिन्यूस इफ अ मेंबर बिकम्स इंसॉल्वेंट और डाई, ठीक है, अगर एक मेंबर मर जाता है, ठीक है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता तो भी कंपनी क्या भाई चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है कंपनी, देखो जो अगला स्टेप है उसमें मेरे पास है कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। भाई यहां से देखो, इनकॉर्पोरेट अंडर, देखो मैंने क्या बताया, अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ, इसका मतलब मेरे पास ये है जो अभी एक्ट चल रहा है, कौन सा 2013 चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है भाई, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, ठीक है, 13 ठीक है। और उसके बाद या तो इसके अंदर रजिस्टर्ड हो या फिर कोई पुरानी कंपनी हो, बात समझ आ रही है। कंपनी का मतलब क्या होता है, मतलब कि कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट हुई मतलब कि बनी है कहां पे, अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर किसी पुराने कंपनी लॉ के अंदर, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तुम्हें बात तो लग गई कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बात तो लगी। उसके बाद क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ है ये। उसके बाद हैविंग सेपरेट एंटिटी, जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, ये बात भी पता लग गई कि ऑनर जो मतलब कि जो मेंबर है फिर शेयर होल्डर है वो अलग होते हैं, और जो हमारे पास जो कंपनी है वो अलग होते हैं, ये बात बता दी मैंने, मतलब कि सेपरेट एंटिटी है। उसके बाद विद परपेचुअल सक्सेशन, भाई परपेचुअल सक्सेशन मेरे पास मतलब क्या हो जाता है कि इसका जो एग्जिस्टेंस है, कंपनी विल नॉट अफेक्ट, जो कंपनी है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेंबर या शेयर होल्डर मर जाते हैं या बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, बात तो कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेंबर हमारे क्या है कि मर जाते हैं फिर बैंक करप्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद एंड अ कॉमन सील, भाई कॉमन सील का मतलब क्या है,
भाई कॉमन सील एक मान लो कॉमन सील इज सिग्नेचर ऑफ कंपनी विच इज अफेक्टेड ऑन द ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी और मेंबर और शेयर होल्डर और डायरेक्टर। इसका मतलब ये है कॉमन सील का मतलब कंपनी का सिग्नेचर होता है। स्टैंप समझते कंपनी का स्टैंप होता है, ठीक है। तो उस स्टैंप की बहुत वैल्यू होती है। एक स्टैंप लगा दिया, इसका मतलब पता ये हो जाता है कि भाई जो कंपनी है उसने अपना सिग्नेचर कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। बस तुम्हारी तुम ना कुछ भी खरीदोगे ना, ऑनलाइन भी खरीद के देखना, उस पर कंपनी का स्टैंप लगा होता है। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का स्टैंप लगा है। हाँ भाई हमारे जब भी कोई ब्रांड्स में डील करोगे ना तुम, तो मैं स्टैंप लगा के देखता। कभी कोई ब्रांडेड कपड़े मंगा के देखना, ठीक है। कपड़ों के ऊपर ना लगा होता है। जैसे मान लो जींस खरीदते हो ना, जींस के पीछे को लेदर लगी होती है, तो वो क्या है, कंपनी का स्टैंप होता है वो, ठीक है। देखे चलना एक बार, सुनो। उसके बाद हम अगली बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसको हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ कंपनी तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें डेफिनेशन पता लग गई तो जो फीचर्स है उसको समझने में ज्यादा दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं। बातें पता लगी, सुनो। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है, सबसे पहला मेरे पास है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन मतलब बनी कैसे, तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। दैट मींस द कंपनीज एक्ट, ठीक। तो पता लग गया इनका, इसका जो इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो मेरे पास क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, भाई लॉ का एक प्रोसेस है, उसके थ्रू इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये बातें पता लगी, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या भाई, जो मेंबर होते हैं ना, मेंबर या फिर जो शेयर होल्डर है, वो अपनी कंपनी से सेपरेट होते हैं। मतलब कि कंपनी देखो, मेंबर को कुछ भी हो जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कंपनी को कुछ भी हो जाए तो मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक तरीके से फर्क पड़ सकता है, बताता हूँ। कंपनी पे मान लो उसने एक तरीके से मान लो कि कंपनी पे ना उसने कर रखा है 10,000 करोड़ का बोला है मैंने। मैंने कंपनी का एग्जांपल लिया, 10,000 करोड़ का लिया था। उसके पास मान लो 50,000 करोड़ का ना उसी के पास था, 50,000 करोड़ के शेयर उसी ने खरीद रखे, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी पूरी की पूरी लुट गई। अब पड़ सकता है मेंबर में फर्क, ठीक है, वो मर जाएगा ऐसा करके। बात को लग रही है ना। अब सुनो। तो वैसे मेरे पास क्या है कि भाई बोला जाता है कि जो कंपनी है, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी, इसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, ठीक है, अपने शेयर होल्डर से अलग है, ठीक है। अगली बात करते हैं, मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। सबको पता है कंपनी क्या, हमारे पास एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो भाई मेरे पास थर्ड क्या, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कह रहे इन द आई ऑफ लॉ, अगर हम लॉ की नजरों से देखते हैं तो इन द आई ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मेरे पास एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। जैसे मान के चलो कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज से हम एक ना म्यूचुअल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मतलब दोनों मिलकर बिजनेस चलाएंगे। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट में आ गए ना दूसरे के, कॉन्ट्रैक्ट बोला है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बनाना, ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, ठीक। उसके बाद है कंडक्ट बिजनेस, भाई वो कोई सा बिजनेस चला सकती है। जो मैंने बोला कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कैसे कैसे, सबसे पहले इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, उसके बाद एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास पहले ये प्रॉपर्टी ले सकती है, और उसके बाद किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती है। और अगला कंडक्ट बिजनेस, कोई सा बिजनेस चला सकती है, ठीक है। उसके बाद है कह रहा स्यू और बी स्यूड। इसका मतलब स्यू का मतलब है ऐसा होता है ना, एक ना लाइन धर, आई विल सी यू, आई विल सी यू, इसका मतलब है मैं तेरे पे केस ठोक दूंगा, ठीक है, ऐसा होता है। बस समझ आ रही है, आई विल सी यू इसका मतलब यही होता है। तो मैंने क्या बोला कि स्यू और बी स्यूड, इसका मतलब है कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, ठीक है, बस। और उसके ऊपर भी कोई केस कर सकते हैं, स्यू एंड बी स्यूड, ठीक है, बी स्यूड, तो उसके ऊपर कोई केस कर सकता है। तो अपनी क्लास में पूछना किसी से, देखो इसका मतलब था क्या होता है, सी और स्यूड का मतलब मुंह बन जाएगा उनका, ठीक है। अब सुनो, कह रहे कि फॉर इट्स डेप्थ एंड एक्शन, भाई ये क्या बताया मैंने, अच्छा इसको भाई कोई इसके ऊपर क्यों केस करेगा, कुछ पता कभी। ये जो मैंने जो बोला कि देखो मैंने क्या बोला कि कंडक्ट बिजनेस स्यू और बी स्यूड फॉर इट्स डेप्थ और एक्शन, ठीक है। वो अपने किसी भी एक्शन, उसने कोई एक्शन लिया ना, या फिर उसका कोई डेप्ट है, उसने कहीं पे कर्जा कर्जा लेके पेमेंट नहीं करी, ठीक, किसी से पैसा ले लिए पेमेंट नहीं करी, किसी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना था वो नहीं दिया, तो वो भी कर सकता है।
एक कंपनी दूसरे पे मतलब कि आराम से केस कर सकती है। ये बातें तो नहीं क्या बता रहा हूं मैं। उसके बाद अगला मेरे पास क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। तो इसका हाँ, कंपनी का दिवाला, कंपनी आ जाए तो दिवाला निकल गया और लोन हो गया उसके ऊपर, तो कुछ भी मेंबर वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेयर्स में। नहीं वो पहले सारे पैसे दे दिए जाते हैं उनके, मतलब वैसे ही निकल गया, पूरा ही निकल गया पूरा। और लोन चढ़ेगा उसके ऊपर। ऐसा कभी होता नहीं है, कंपनी के पास हमेशा रिजर्व होता है कि वो उसको पैसा दे के ही रहेगा। वो कितना पैसा रखते हैं बताऊंगा इसके बारे में। देखो भाई ये इसका क्वेश्चन ये था, मतलब क्वेश्चन ये है ना कि पूरी कंपनी का दिवाला निकल गया, सारे सारे शेयर होल्डर हैं, वो सबका दिवाला निकल गया। होता है ऐसा, दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दूसरा मेरे पास होता है इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आते हैं डेटर्स, ठीक है। डेटर्स से पहले आता है डेबेंचर होल्डर, वैसे पहले मतलब कि पहले आएंगे डेटर्स, ठीक है। डेटर के बाद आते हैं डेबेंचर होल्डर, ठीक है। डेबेंचर होल्डर के बाद आते बैंक का लोन वगैरह आ जाता है। तो डेबेंचर होल्डर मान लो, बैंक का लोन मान लो, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो, ये तीनों एक ही टाइप के होते हैं। ये तीनों ऐसे हैं जिसका पैसा मतलब कि कंपनी को सबसे पहले पे करना होता है। सबसे पहले डेटर का पैसा पे करती है, ठीक है। उसके बाद ना बैंक का पे करेगी, वैसे बैंक का ज्यादा पे करते नहीं है, बैंक का ऑप्शन है। फिर वो देखो पहले डेटर का पे करेगी, डेटर के बाद कौन है भाई, और लेटर कह रहा हूं मैं, क्रिएटर का बोल, ठीक है। जो क्रिएटर है ना कंपनी के जो क्रिएटर होंगे पहले उनकी पेमेंट करेगी। कंपनी के क्रिएटर के बाद जो डेबेंचर होल्डर है उनकी करते हैं। फिर जाके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसकी करते हैं। सबसे लास्ट में करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर की। हाँ वही चीज है, बच गया तो कर देंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, नहीं बताऊंगा, बहुत फायदे हैं उसके। सुनो, तो मेरे पास क्या भाई, परपेचुअल सक्सेशन की बात करते हैं। तो कह रहे कि इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बता रहा हूं कि इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और बैंकरप्टी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। भाई ये बातें पता लग रही होगी, मैंने क्या बोला कि इट्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी मतलब नॉट अफेक्टेड बाय द बैंकरप्टी। देखो इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और बैंकरप्टी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। भाई जो एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी अगर देखो एक कोई शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर अगर वो मान लो बैंक हो जाए, मर जाए, तो कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं इसका परपेचुअल सक्सेशन है। तो मैं सारी इन सबका मतलब पता होना चाहिए। अभी काम नहीं आएगी लेकिन आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है, ध्यान रख के चलना। उसके बाद द लाइफ ऑफ द कंपनी कम्स टू एंड, लेकिन भाई बात करते हैं द लाइफ ऑफ द कंपनी कम्स टू एंड ओनली बाय वाइंडिंग अप, ठीक है। भाई मैंने क्या बता दिया, हमारे पास क्या है, जो एक कंपनी है उसकी लाइफ एंड कब होती है, बाय वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। मैंने क्या बताया कि भाई अगर लॉ उस कंपनी को बंद करवाना चाहती है, कंपनी तभी बंद होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक तरीका और है कंपनी का, अच्छा कंपनी वाइंड अप करने का मतलब कंपनी बंद करना, ठीक है। मैंने क्या बताया, देखो परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन के अंदर हमने एक बात समझी, और बात हमारे पास ये है कि एक जो कंपनी है, ठीक है, वो तभी हमारे पास मतलब कि एक तो उसके शेयर होल्डर के बैंक होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात हमारे पास ये है कि भाई उसका वाइंड अप कैसे कर सकते हैं, जो कंपनी है कैसे बंद हो सकती है। दो तरीके हैं, पहला बाई विल, विल का मतलब अपनी मर्जी से बंद कर दो, अपनी मर्जी से बंद कर दी कंपनी, ठीक है। दूसरा मेरे पास है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। भाई कंपनी लॉ क्यों बंद करेगी कंपनी को, बहुत सारे एक्शन होते हैं, बहुत सारे केस कर दिए किसी ने, ठीक है। या फिर मान के चलो कि देखो एक तो केस हो सकता है और कुछ इलीगल काम कर रही हो कंपनी, ठीक है, लेकिन इससे पहले नोटिस मौका वगैरह सब दिया जाता है। तुम ना जब ना बाद में कंपनी एक्ट पढ़ते हो ना, तुम अगर आगे कोई सा वैसे तो तुम्हारे ना उसमें जो फर्स्ट ईयर होगा ना तुम्हारा, तो मतलब जो कॉलेज लाइफ में तुम्हारे उस टाइम ना लॉ वगैरह पढ़ोगे, उसके अंदर सारा सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है पता की वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है। उसके बाद अगला मेरे पास है लिमिटेड लायबिलिटी। देखो पहले मैंने क्या बताया कि इनकॉर्पोरेशन है, दूसरा मेरे पास क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है, और तीसरा मेरे पास क्या है भाई आर्टिफिशियल पर्सन है, और चौथा मेरे पास है परपेचुअल सक्सेशन, पांचवा मेरे पास है लिमिटेड लायबिलिटी। भाई अब सुनो, सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखे चलना, कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है। पहली होती है लिमिटेड कंपनी, फिर होती है अनलिमिटेड कंपनी, फिर होती है कंपनी लिमिटेड बाय ये बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। और मैं सिर्फ तीन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीन बता दिए मैंने। देखो पहले मेरे पास क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय, देखो पहले मेरे पास कंपनी लिमिटेड है, दूसरा अनलिमिटेड कंपनी है, और तीसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो
अगर कंपनी लिमिटेड हुई, बस हमारी अगर मेरे पास लिमिटेड कंपनी है, एलटीडी लिखा था ना, एलटीडी, तो इसका होता लिमिटेड कंपनी। इस लिमिटेड कंपनी का मतलब ये हो जाता है, अगर किसी कंपनी के लास्ट में लिखा हुआ है ना कि लिमिटेड कंपनी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर है ना, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, बस हमारी इस लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब ये है कि जितना उन्होंने पैसा दिया है, ठीक है, जो उनका जो शेयर है ना, बस हमारी जो उनका शेयर है, मान लो कि मैंने 1 करोड़ का शेयर लिया था ना, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1 करोड़ रुपए की है। अगर पूरी कंपनी बर्बाद होती है, मेरे सिर्फ 1 करोड़ रुपए जाएंगे, उससे आगे थोड़ी नहीं जाएगा मेरे पास। बात तो अलग कि अगर कंपनी मेरे पास क्या है कि भाई लिमिटेड है, तो जितना लोगों ने शेयर खरीदा था सिर्फ उतने पैसे जाते हैं, वरना उससे आगे नहीं जाते। ठीक, उसके बाद अगली बात करता हूं मैं कि अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। तुम्हारा घर भी बिक जाएगा बेटा, बात समझ आ गई। अगर अनलिमिटेड कंपनी है ना, तो तुम्हारा घर भी बिक जाएगा। ठीक, कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है ना, उन सब की पेमेंट करने के लिए तुम्हारा घर तक बिक जाएगा। अगली बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ऐसी कंपनी होता है कि ऐसी कंपनी है जिसमें हर एक शेयर होल्डर ने गारंटी दे रखी है, इतना मैं दे दूंगा, इतना मैं दे दूंगा, बस हमारी। तो जितना एक शेयर होल्डर ने गारंटी दी है, सिर्फ उतने अमाउंट की लायबिलिटी उसके पास होती है। बात समझ आई क्या बता रहा हूं मैं? 3 कंपनी है, लिमिटेड, अनलिमिटेड और गारंटी वाली कंपनी। ठीक है, आगे ना भाई बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनी है, सबके बारे में बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सुनो। तो भाई मेरे पास क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, मैंने क्या बोला? शेयर सब्सक्राइब, जितना उसने, जितने अमाउंट का, देखो यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ मेंबर, एक मेंबर की जो लायबिलिटी है, तो भाई लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड, जितने अमाउंट का उसने शेयर सब्सक्राइब किया। मैंने कितने किया था? 1 करोड़ का। ठीक है, तो मेरे पास लायबिलिटी कितनी होगी? सिर्फ 1 करोड़ की। ठीक है, उसके बाद अच्छा भाई वैसे ना, एक मेरा जो, मैंने मान लो कि मैंने 80 लाख रुपए दे दिए, ठीक, अब कितने बच रहे हैं? 20 लाख बच रहे हैं। तो जो अनपेड अमाउंट है ना, मेरे पास इतनी लायबिलिटी है बस। अनपेड अमाउंट कितना? 20 लाख का है ना, सिर्फ मैं इतने रुपए दूंगा, इसके आगे नहीं दूंगा। अब बात समझ आ गई? चलो मेरे 80 लाख तो गए गए, मुझे 20 लाख भी देने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद करेगी और अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या होता है भाई? दूसरा ये हो जाता है कि मैंने जितने रुपए की गारंटी दी है कि भाई इतने रुपए में पेड कर दूं, मैंने क्या बोला? और अमाउंट टू बी, मतलब और गारंटी, मतलब कि और अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप के टाइम पे, जब कंपनी बंद, पूरी मान लो कि पूरी कंपनी खत्म होने वाली है, उस टाइम पे जितनी की मैंने गारंटी दी है ना, मैं उतना अमाउंट दूंगा, सिर्फ उससे आगे नहीं दूंगा। ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये मेरे ये जो मैंने बताया ना कि अमाउंट गारंटेड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो मैंने जितने रुपए की गारंटी दी है, सिर्फ उतने का अमाउंट पे करूंगा, उससे आगे का नहीं करूंगा। ठीक है, ये बातें तो लग रही क्या बता रहा हूं मैं? उसके बाद मेरे पास है अगला ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला कि बताओ मैं अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तुम्हें वो याद है? मैंने कहा था कि सारे सारे मर जाएंगे। अगर सारे शेयर होल्डर मर जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, शेयर होल्डर का मतलब पता लग गया ना कौन है? शेयर होल्डर मेंबर एक ही पर्सन होते हैं। ठीक है, तो अगर सारे के सारे शेयर होल्डर मर जाते हैं, भाई मैं थोड़े टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा जो तुम्हें दिमाग में बैठना। ठीक है, अगर सारे के सारे शेयर होल्डर मर जाते हैं, उस केस में क्या होगा भाई? तो जो मेरा नॉमिनी होगा उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो बताओ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है या नहीं है? होगा, लेकिन एक कंडीशन है, जो तुम्हारी कंपनी है, इट शुड बी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। सेबी के बारे में सुना है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सुना ये देखो, ये समझो होता क्या है। जो सेबी है ना, एक मान के चलो पूरी कंपनी की, मतलब कि जितनी भी कंपनी होती है ना, अगर उसके अंदर लिस्टेड हो गई, इसका मतलब है कि कोई भी बंदा उसके अंदर जाके शेयर खरीद सकता है। कंपनी बहुत टाइप की होती है भाई। पहले मेरे पास है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, भाई बहुत सारे टाइप की कंपनी होती है। हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की बात करते हैं। कह रहे हैं शेयर ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज था क्या? वही सेबी है। ठीक है,
अगर जो हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी के हम मेंबर हैं या फिर जो शेयर होल्डर है, अगर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अगर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इन दैट केस वी कैन ट्रांसफर अवर शेयर फ्रीली। इस केस में हम अपने शेयर को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, मैं शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ, किसी का फायदा है घाटा है? भाई फायदा तो है, शेयर दे रहा हूं तो मतलब पूरे पैसे जा रहे हैं मेरे। बात समझ आई? जैसे मान के चलो कि मेरे पास जो टोटल शेयर है वो कितने का, भाई 1 करोड़ का शेयर था। मान लो मैंने सारी पेमेंट कर रही तो उसके तो बल्ले बल्ले हैं, फिर 1 करोड़ रुपए दे दिए मैंने उसको। बात समझ आ रही है? तो क्या, हाँ छोटे होंगे तो उसको दुख होगा थोड़ा बहुत, चलो छोड़ो कोई नहीं, सारा पैसा चाहिए था वो दे सकता हूँ आराम से, ये चीज है। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा भाई मैनेजमेंट और ऑनरशिप में इसमें मतलब कि क्या है ये। तो कह रहा अ कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल द मेंबर। भाई देखो, अब मैं नॉर्मल सी बात बोल दूं, कंपनी को चलाता कौन होगा? जो कंपनी है उसको कौन चलाता है? मेंबर चलाते हैं क्या, आपको लगता है? मैं थोड़ी ना कंपनी चलाने का, मैं शेयर खरीद लिया तो कंपनी का काम थोड़ी नहीं करूंगा मैं। कंपनी की जो भी काम वगैरह होती है ना, कह रहे कि देखो यहाँ पे कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल द मेंबर बट बाय देयर डायरेक्टर। भाई कौन चलाते हैं इसको? डायरेक्टर चलाते हैं। मैं अगली बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे बस जो मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर सेपरेट। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वो अलग चीज है और जो ऑनरशिप है वो अलग चीज है। ऑनर नहीं चलाता कंपनी को। कभी तुमने सुना है ऑनर काम कर रहा है उसके अंदर जाके? ठीक है, वैसा होता है कुछ तो ऑनर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं वो। ठीक है, अब सुनो, तुम्हें कॉमन सील के बारे में पता ही है। ठीक है, कॉमन सील क्या होती है? मेरे पास सिंपल सी बात, कॉमन सील इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी व्हिच इज अफेक्टेड ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, बस सुना रही है? मेरे पास क्या होता है कि कॉमन सील का मतलब क्या है? कॉमन सील क्या है मेरे पास? कॉमन सील इज एन, या फिर बोलेंगे इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी व्हिच इज अफेक्टेड ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, या फिर बोल सकते हैं और शेयर होल्डर, मेंबर और डायरेक्टर। कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह ना, उन सब के ऊपर जो भी एक स्टैंप लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉमन सील। देखो ये लिखा हुआ है। तो अ कॉमन सील, मेरे पास क्या अ कॉमन सील, क्या मेरे पास एक ऑफिशियल सिग्नेचर है ऑफ कंपनी विच इज अफेक्टेड ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। ये बातें तो लग, कोई दिक्कत है इसी के अंदर? ठीक है भाई, अब सुनो, हमने दो चीज पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी है? सबसे पहला मेरे पास है कि हमने पढ़ा था, इससे पहले पार्टनरशिप पढ़ी हमने। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी पढ़ रहे हैं। भाई कंपनी को जॉइंट जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉक है ना, शेयर्स को स्टॉक बोल रहे हैं। ठीक है, स्टॉक किसे बोल रहे हैं? जो शेयर्स है ना, जो मैंने बताया शेयर्स, ठीक है, उसे स्टॉक। जॉइंट ही तो है, सारे जो अलग अलग शेयर जॉइंट कर रहे हैं तभी तो कंपनी बनी है, इसलिए बोले उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें इसके दीवार में काम नहीं हुई। उससे शेयर लिए थे लोगों ने। भाई बताओ। ऐसा है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं कि 2-4 महीने में, 2-4 महीने कंपनी, अगर हमारे पास क्या है कि अगर कोई शेयर भी रहता है वो प्राइवेट कंपनी होगी, वो कुछ नहीं होगा, पैसे जिसके पैसे मिलेंगे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। ये चीज है। सुनो भाई, हम हम जो देखो अगली बात करते हैं वो मेरे पास है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। भाई पार्टनरशिप के अंदर और कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस, मैंने लिख रखा है इधर। ठीक है, पार्टनरशिप और कंपनी जिसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, पहला मेरे पास है मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि कंपनी बनती कैसे, मतलब कि मैं बोलूंगा मतलब कि बनती कैसे, पार्टनरशिप कैसे बनती है और कंपनी कैसे बनती है। कंपनी कैसे बनती है? रजिस्ट्रार के पास आकर रजिस्टर करवाते हैं, पता ना ये तो। और जो मेरे पास है पार्टनरशिप कैसे बनती है? बाय एग्रीमेंट। ठीक है, और एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न। बस हमारी एग्री, देखो मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया, पहला पॉइंट मेरे पास है कि मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है मेरे पास। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है? पहला मेरे पास है बाय एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट, देखो मेरे पास जो पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है? बाय एग्रीमेंट। और कंपनी कैसे होती है? बाय रजिस्ट्रेशन। अगर अगली बात कर दूं, मैं बताऊं कि मैं पूछूंगा भाई रजिस्ट्रेशन, मैंने बोला डिफरेंस में अगला, रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है? तो पार्टनरशिप के अंदर नॉट कंपलसरी, पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है, लेकिन भाई कंपनी के अंदर जरूरी है। ठीक है, कंपनी के अंदर क्या भाई जरूरी है। ठीक है, अच्छा
ऐसा क्यों है? कंपनी में जरूरी क्यों है? क्योंकि हम दूसरों से पैसा मांग रहे हैं। पार्टनरशिप में जो पार्टनर पे अपना पैसा लगा रहे हैं, कराओ चाहे मत कराओ, जाओ जहां तुम्हें जाना है, ठीक है। अगला मेरे पास है रेगुलेटरी एक्ट। कौन सा किसको रेगुलेट करता है? तो मैंने बताया था जो पार्टनरशिप है वो मेरे पास क्या, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनी क्या भाई, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद मेरे पास जो नंबर ऑफ मेंबर की बात करते हैं, यहाँ देखो, हाँ भाई, जो मेरे पास अगला क्या है, नंबर ऑफ मेंबर की बात कर देते हैं कि मेरे पास ना कितने कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सुनो, तो अगर मैं पहले बात कर दूं पार्टनरशिप के अंदर, भाई मिनिमम 2 है। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने हैं भाई? 2 है, और मैक्सिमम 50 है, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चल लो, मैं बोल रहा हूँ पार्टनरशिप के अंदर तक 2 ही थे, कितने थे पहले? 2, ठीक। अब एकदम से एक मर गया, ठीक है, एकदम से मर गया एक, क्या होगा वो पार्टनरशिप कहलाएगी या फिर सोल कोऑपरेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ, मरने के बाद ना जो उसके जो घर वाले होंगे वो थोड़ा उसका जो भी ना जो बनने लायक होगा तो उसको बना देंगे, ये चीज होता है, ठीक है। पहले पार्टनरशिप के बारे में पता लग गया कि मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम कितने हैं भाई? 50 है। हम वही सेम बात करते हैं भाई, मेरे पास क्या है जो कंपनीज के अंदर है, ठीक है। अगर मैं कंपनी की बात कर दूं ना, देखो सबसे पहले बात करते हैं जो मेरे पास पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के अंदर मतलब भाई कंपनी मेरे पास क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। पब्लिक कंपनी होगी तो मेरे पास जो मिनिमम जो हमारे पास क्या है कि जो जो मिनिमम है कितने 7 है, और मैक्सिमम कितने हैं भाई? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। भाई जो वीडियो देख रहे हैं ना, मतलब कि वहां से ना यहाँ का थोड़ा सा हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, मेरे यहाँ ऊपर का हिस्सा शायद, जो वीडियो देख रहे होंगे। सुनो, अगला मेरे पास है प्राइवेट कंपनी है। भाई प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मेरे पास है मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए, और प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कितने? 200, ठीक है। कोई मुझे बताएगा 1% कंपनी में कितना चाहिए होगा? 1% कंपनी में, कंपनी चलाए खुद बोला 1% कंपनी, एक ही मेंबर चाहिए होगा ना, ठीक है। अगर मेरे पास 1% कंपनी है तो मेरे पास ओनली 1 मेंबर है, ये बातें तो लगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। उसके बाद सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं, मेरे पास जो अगला है लायबिलिटी। हाँ भाई, लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि लायबिलिटी कैसी कैसी होती है। वैसे मैं तुम्हें बताया था अभी जब मैं तुम्हें वो पढ़ा था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ा था, तो उसमें तुम्हें लायबिलिटी वैसे बताई थी कि अगर मेरे पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो क्या होगा, ठीक है। वैसे कंपनी जिसको लिमिटेड बोलते हैं कंपनी, ठीक है। दूसरा मेरे पास है अनलिमिटेड कंपनी। तीसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसा भी तो होता है। एक मेरे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, ये चीज है। तो लायबिलिटी की अगर बात कर दें तो पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। भाई पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मान लो कि 4 जने पार्टनर है, उनमें उन्होंने कर्जा लिया बहुत सारा, बाहर से बैंक से कर्जा ले लिया। अब उस कर्जे को चुकाने के लिए उनको भले घर बेचना पड़े लेकिन देंगे तो कर्जा, बातें तो अलग ही, ये चीज है। उसके बाद अगली बात कर दो, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, पहला मेरे पास है अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, ठीक है। पहला मैंने क्या बोला, मतलब अगर कंपनी की बात कर दूं, मैं क्या बोला, देखो मैंने बोला कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो लायबिलिटी के अंदर अगर जो मेरे पास कंपनी है वो क्या है कि लिमिटेड बाय शेयर है, तो मेरे पास उनकी लायबिलिटी कितनी होगी? जितने अमाउंट का उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किया है, ये तो है ना, जितने अमाउंट का उन्होंने शेयर को सब्सक्राइब किया होगा सिर्फ इतने की लायबिलिटी होगी, इसके आगे की नहीं होगी। ये बातें तो लग रही है। उसके बाद हाँ भाई, अगला मेरे पास है अगर जो मेरे पास कंपनी है, कंपनी अगर गारंटी है, मतलब कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो जितना गारंटी का अमाउंट है उतना। और अगर कंपनी मेरे पास क्या भाई अनलिमिटेड कंपनी है, कंपनी का मेरे पास अगर अनलिमिटेड है तो जितने की मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कंपनी अनलिमिटेड होगी, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी भी क्या होगी भाई? अनलिमिटेड, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। उसके बाद अगली बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बांटने की बात करते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, प्रॉफिट बांटने की बात चल रही है। तो तुम सबको पता है कि अगर हम पार्टनरशिप की बात कर दें, ठीक है, पहले अगर पार्टनरशिप की बात कर दूं, पहला तो एज पर पार्टनरशिप डीड, और इफ देयर इज नो मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं तो क्या होगा? इक्वली बढ़ता है, ये बात तो पता है ना।
भाई पार्टनरशिप की बात चल रही है नॉर्मल, उसके बाद लेकिन हम बात करते हैं भाई कि मेरे पास जो कंपनी है उसके अंदर क्या होता है। इसमें जो हमारे पास ना बोर्ड और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना वो डिसाइड करते हैं, जो कंपनी को पूरा चला रहे हैं ना, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि भाई कितना कितना अमाउंट देना है। और इसमें प्रॉफिट नहीं बांटते, इसमें डिविडेंड जाता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा जाता है सबके पास, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड हाउ मच डिविडेंड इज टू बी पेड। भाई प्रॉफिट का एक जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं। अच्छा कंपनी के अंदर एक ऑप्शन है, तुम देना चाहो दो वरना नहीं देना चाहो मत दो। कंपनी के अंदर ऑप्शन है, तुम्हें शेयर होल्डर को पैसे देना है तो दो और नहीं देना तो मत दो, ठीक। लेकिन जो कंपनी जो बैंक का जो लोन है उस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो डेबेंचर होल्डर है ना उनको भी देना पड़ेगा। भाई डेबेंचर होल्डर एक तरीके से वो भी सिक्योरिटी मान लो, बस उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट पे दिया है। डेबेंचर होल्डर हो गया, जो मेरे पास है मतलब कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या है मेरे पास, इस पे ना रेट लिखा होता है भाई, ऐसा होता है 9% डेबेंचर, 10% डेबेंचर, 6% डेबेंचर, 12% डेबेंचर, ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब है तुमने जितना अमाउंट दिया है उसका इतना परसेंट अमाउंट तुम्हें मिल जाएगा। बातें तो लगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी यही होता है, अगर उनको डिविडेंड दिया जाता है तो उसके अंदर भी क्या देखते हैं भाई कि कितना परसेंट उन्हें मिलेगा। ये बातें तो लगी। फिर हम अगली बात करते हैं भाई ऑडिट, जिसको ऑडिटिंग बोलते हैं। भाई ऑडिट का मतलब है कि हमें जो हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी ऑडिटिंग कराने की जरूरत है या फिर नहीं है। ऑडिटिंग का मतलब है कि जो सीए वगैरह होते हैं ना उन सबसे चेक करवाना, हमें टैक्स वगैरह पे करना, ठीक है, टैक्स पे जितना रिटर्न हुआ है इन सबको चेक करना, इसकी जरूरत है या फिर नहीं है, ठीक है। टैक्स ऑडिटिंग के बारे में कोई बता दूंगा, ठीक है, टैक्स ऑडिटिंग क्या होती है फिर ऑडिटिंग क्या होती है उसके बारे में बता दूंगा। सुनो, तो मेरे पास जो पार्टनरशिप है, ऑडिट ऑफ बुक इज नॉट कंपलसरी, भाई मतलब मैंडेटरी नहीं है। बात समझ आ रही है। इसके अंदर क्या मतलब पार्टनरशिप के अंदर जरूरी, तुम्हें करवाना करवाओ नहीं करवाना मत करो, लेकिन भाई कंपनी के अंदर जरूरी है। तो ऑडिट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इज मैंडेटरी, भाई इसके अंदर मैंडेटरी है, नहीं कराओगे तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन हो जाएंगे, ठीक है। लॉ क्या है भाई तुमसे ना मतलब कि वो लीगली कुछ ना कुछ तो भाई कर ही देगा वो तुम्हारा। उसके बाद हम अगली बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप में बाय ऑल द मेंबर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल बातें। तुम्हें पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद है, ठीक है, उसमें क्या लिखा था कि जो जितनी भी एक्टिविटी होती है मैनेज बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसे होता है चार पार्टनर है, ये तो चारों के चारों काम कर रहे होंगे, या फिर उसमें से कोई मतलब कि मान लो दो जना आराम कर रहा है या फिर कोई एक जना आराम कर रहा है बाकी तीन काम कर रहे हैं, ऐसे तो होता है, ठीक है। जो तीन मान के चलो कि चार जने हैं, ठीक है, उसमें से तीन जने काम नहीं कर रहे, बस एक जना काम कर रहा है, वो बंदा सैलरी लेगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लेगा, ठीक। ये तो है कि मतलब या तो सारे सारे मैनेज करेंगे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होगा, ये बात तो लग रही है। उसके बाद इसमें भाई कौन मैनेज करता है, बाय डायरेक्टर्स। कंपनी को कौन मैनेज करता है, डायरेक्टर करते हैं। भाई बताओ ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं कर सकते। पार्टनरशिप के अंदर शेयर देखो, पहले मेरे पास तो पहली बात ये है कि जो अगर हम अपना ना पार्टनर जो है अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है, फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक, किसी और पर्सन को, सबसे पहले वो देखेगा भाई पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नहीं, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में मना कर रखा होगा पहले तो उसको देख लेगा लिखा है कि नहीं लिखा। उसके बाद कंसेंट और मतलब कि और कंसेंट ऑफ द पार्टनर, जितने पार्टनर है ना उन सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उन सबकी मर्जी पूछनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, अ पार्टनर करेगा, अ पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज प्रॉफिट शेयर टू द अदर पर्सन। भाई इसमें ना यहाँ पे वैसे ना शेयर है मतलब कि ना प्रॉफिट शेयर नहीं है, सिर्फ शेयर है, ठीक है, प्रॉफिट को काट लेना, तो शेयर इस प्रॉफिट इससे काट लो। प्रॉफिट का शेयर नहीं, अपना अपना शेयर मतलब कि जो अपना जो पूरा टोटल है ना उसका जो हिस्सेदारी है पार्टनरशिप के अंदर, उसको मतलब उसकी बात चल रही है सिर्फ। जो ब्लैक कर देना थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कह रहे कि अब वैसे ना भाई सुनो, वैसे ना प्रॉफिट शेयर भी बोल सकते हैं लेकिन सिर्फ शेयर की बात चलती है इसमें, ठीक है, प्रॉफिट शेयर वैसे सिर्फ शेयर की बात चलती है, अपनी पूरी पूरी हिस्सेदारी, ठीक है। तो अ पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज प्रॉफिट शेयर टू अदर पर्सन एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है वैसा, ऑफ द ऑफ विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। उसके बाद भाई जितने पार्टनर है ना सबकी कंसेंट भी जरूरी है, हर एक पार्टनर की ना मर्जी जरूरी है। अगर तो बिना मर्जी के ना किसी एक नए को
मान लो कोई अपना तुम शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगला है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। एक प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी हो, मैंने क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी को छोड़ दो और अनलिस्टेड कंपनी को छोड़ दो, और हर एक कंपनी के अंदर तुम अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। बताओ ये बात पता लगी? मैंने क्या बोला, एक प्राइवेट कंपनी छोड़ दो, ठीक है, दूसरा अनलिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, इन सबको छोड़ दो। बाकी क्या है कि भाई और जितनी कंपनी होती है ना, वो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगला मेरे पास है बिजनेस। भाई बताओ पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस जरूरी है या नहीं है? मतलब इसमें कौन वैसे जरूरी तो है, कौन चलाता है इसमें? या तो सारे चलाएंगे या फिर एक जना चलाएगा, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और कंपनी के अंदर अ कंपनी कैन कैरी ऑन दैट बिजनेस विच इज परमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सुनो, इसके अंदर मैं ये बातें बता रहा हूं कि भाई जो मेरे पास ना, देखो, जो भी कंपनी सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है, मैंने क्या बोला, कंपनी सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है जो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है भाई? जब हम अपनी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा रहे होते हैं ना, उस टाइम हमसे पूछता है कि बताओ भाई तुम कौन सा बिजनेस चलाओगे इसमें। बात समझ आ गई? अगर तुम उसको छोड़ के कोई और सा बिजनेस चला रहे हो ना, तो ये एक तरीके से मानो लॉ की तरफ से मना कर दिया जाता है। तुम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ की तरफ से मना है। तुम बिजनेस कोई सा भी चलाओ, लेकिन क्या भाई लॉ की तरफ से मना होता है। और दूसरा, और कहां पे लिखा होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं एमओए। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी क्या क्या काम करती है, कंपनी की क्या लिमिटेशंस है, कंपनी की क्या क्या पावर है, सारी की सारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। जैसा मैंने बताया ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसा ही एक अगला होता है, इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बातें बोला कि एक मेरे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, अगला क्या मेरे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। फिर अगली बात करते हैं भाई, वाइंडिंग अप कैसे होती है। वाइंडिंग अप मतलब पता है ना कि बंद कैसे होता है। तो कह रही अब पार्टनरशिप में बी वाइंड अप बाय ऑल बाय एन एग्रीमेंट और बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। वैसे मतलब इसमें एक बात और है इसके अंदर, मतलब कि देखो, जो पार्टनरशिप है ना, तीन चार तरीके से बन सकती है। सबसे पहले मेरे पास है, देखो, एक मेरे पास एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सिर्फ 4 साल तक पार्टनरशिप चलाएंगे, 4 साल के बाद अपने आप बंद। ठीक है। दूसरा, कोर्ट ने बोल दिया बंद करो, तुम बेकार सा बिजनेस चला रहे हो, तुम लोगों को लूट रहे हो, तुमने जहर मार दिया लोगों के बीच में। मान लो एक्सपायरी सामान की डेट चेंज करके बेच दी। ठीक है। अगला ये है तुम्हारे पास भाई, जो तीसरा है ना, वो है बाय विल। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से ही बंद कर सकते हैं पार्टनरशिप को, अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जब डीड पार्टनरशिप डीड ना हो तो अपनी मर्जी से बंद कर दो। ठीक है। उसके बाद मेरे पास कंपनी की बात करते हैं। अ कंपनी कैन बी वाउंड अप only by the process prescribed in the companies act 2013। ठीक है, एक कंपनी तभी मतलब कि वाउंड अप हो सकती है जब मतलब कि जो कंपनीज एक्ट है ना, उसके अंदर जो मेथड प्रिस्क्राइब है। देखो, या तो मेरे पास है भाई, एक चलो मान लो जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, लॉ ने ऑर्डर दे दिया, तो ठीक है, तो फिर मान लो पूरी पूरी कंपनी ठप हो गई है, ठीक है, तो भी अपने आप वाउंड अप हो जाती है। ठीक। लास्ट मेरे पास है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस है। तो कह रहे कि मतलब बिजनेस ना कैसे कब तक स्टेबल रहती है, बिजनेस कब तक नहीं हिलता, बिजनेस पे कब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला बोलूंगा कि इट इज अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई मर गया तो थोड़ा सा बिजनेस हिल जाएगा, कोई अगर रिटायर हो गया तो बिजनेस हिल जाएगा। ठीक। और अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बिजनेस हिल जाएगा। बातें तो लगी। उसके बाद भाई तुम्हें पता ही है यहाँ पे कि जो मेरे पास शेयर होल्डर्स डेथ, इंसॉल्वेंसी और ट्रांसफर ऑफ शेयर डू नॉट इफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। ये तो बात तो पता ही है। मैंने क्या बताया कि जो मेरे पास शेयर होल्डर है मर जाए, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर वो अपना शेयर किसी और के हाथ में ट्रांसफर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बातें तो लगी। फिर कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? और एक तो पूरे दिवाली निकलेगा।
पूरा दिवाली का जो अमाउंट है उसको पे करेगा। अगर वो चाहेगा, बता दे रहा हूँ, अगर वो चाहेगा तो या तो किसी दूसरे को पार्टनर बना लेगा, ठीक है, कुछ टाइम तक का टाइम देके किसी दूसरे को पार्टनर बना लेगा, और अगर पार्टनर नहीं बनाएगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे लाएगा वो। क्या चीज़ है भाई, यहाँ तक की सबको सारी बात पता चल रही है। उसके बाद ना जो बाकी है वो सारा बात तुम्हारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। जितना मैंने बता दिया इन सबको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक। बाकी पे देखते हैं, बात की बात है, ठीक है।